हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ऑर्गेनिक एसिड डिस्कस किए थे और उसमें मैंने फिनोल तक हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटेल तक डिस्कस कर लिया था। बेसिकली एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था और फिर फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज वाली क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये थंब रूल है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट, और इधर माइनस R और प्लस R, माइनस M भी बोल सकते हैं इसको, प्लस M भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे। अब हम सिंपल सी पहले डिस्कस कर लेते हैं एलिफेटिक एसिड्स के बारे में। तो एलिफेटिक एसिड में जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में H एटम है जिसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, और CH3COOH ले लिया मैंने और CH3CH2COOH ले लिया। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, या प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, या आ गया, और या बड़ा प्लस आई इफेक्ट आ गया इथाइल ग्रुप का। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, प्लस COOH ग्रुप पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। अगर मैं इसका K1 बोलूं, इसका K2 बोलूं, इसका K3 बोलूं, तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और pKa की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो pKa1, pKa2 और pKa3, जिसका हायर pK है वो वीक एसिड है। तो यहां पर जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें COOH ग्रुप की वैलेंसी अगर एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही है तो एल्काइल ग्रुप उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा अपना प्लस आई इफेक्ट देके। हमने बात की CH3COOH, CH3CH2COOH। अब यहां पर हम एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते जा रहे हैं, और एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। अगर हमको ये मॉलिक्यूल आ गया और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, तो अब इस केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी वो इसकी ज्यादा रहेगी, और लेफ्ट राइट एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, और pKa की वैल्यू इंक्रीज, और Ka की वैल्यू डिक्रीज। Ka इसका सबसे ज्यादा है और Ka सबसे कम इसका है। pKa की वैल्यू सबसे कम इसकी है और pKa की वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी है। ठीक है, तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अगर इसके अलावा हम यहां पर ये ले लें CH3COOH और CH2COOH। अब अगर मैं क्लोरीन इंक्रीज करता जाऊं, इसमें क्लोरीन के नंबर बढ़ाता जाऊं, तो क्या होगा, क्लोरीन के नंबर बढ़ाने से क्या होता जाएगा, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट रखता है, तो इस क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी इनकी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा। यहां पर भी वही कंसेप्ट है, ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर मैं इसको हटा दूं, मैं इन्हीं में कंपेयर करूं, तो COO माइनस H प्लस, COO माइनस H प्लस, COO माइनस H प्लस। अगर आपको कोई पूछे कि इन सब ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन, ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन और ये वाला, तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ये वाला स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस माइनस को स्टेबलाइज करता है। नेगेटिव चार्ज को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई एंड माइनस आर। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे जल्दी बनेगा, तो सबसे जल्दी H प्लस आयन देगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना जल्दी बनेगा। तो हम दोनों तरह से रीजन दे सकते हैं।
तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर रखी है, इसीलिए इस क्लास के अंदर मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करता चल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो इसी सीक्वेंस में बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि -I ग्रुप्स, -I क्लोरीन इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम आगे बात करें कि जैसे ये CH3, CH2, CH या फ्लोरीन लगा हुआ है या कोई भी -I ग्रुप लगा हुआ है, जरूरी नहीं है फ्लोरीन है, या फ्लोरीन हो सकता है, NO2 हो सकता है, ठीक है, और फिर इसके बाद CH3, CH, फ्लोरीन, CH2, COOH और CH2, फ्लोरीन, CH2, CH2, COOH। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये फ्लोरीन है, अब ये -I ग्रुप है, ठीक है, और -I ग्रुप है तो इस इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो यहां पर इसका -I इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, यहां पर इसका -I इफेक्ट ज्यादा पहुंच जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये -I इफेक्ट कम पहुंचेगा और यहां बिल्कुल ही कम पहुंचेगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इस सीक्वेंस में चलेगी, क्योंकि फ्लोरीन नियर होने की वजह से -I इफेक्ट या ज्यादा पहुंचेगा, तो ये इस कार्बोक्सिलेट आयन को ये फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा। ये फ्लोरीन है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन को इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा अपने -I इफेक्ट से, तो ये COO- ये वाला जो ग्रुप है ये H+ आयन मुश्किल से छोड़ेगा। या यूं देख लो -I इफेक्ट की डिस्टेंस, -I इफेक्ट या सबसे ज्यादा इस पर काम करेगा और यहाँ पर कम करेगा, तो -I इफेक्ट कम होने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जांपल लें तो जैसे ये हो गया CH2, COOH और मैंने यहां लगा दिया NH3+, दूसरा ले लिया मैंने CH2, COOH या ले लिया मैंने NO2, फिर ले लिया मैंने CH2, COOH और या ले लिया फ्लोरीन। अब इस केस के अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट है। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा इसका होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका होता है, उससे कम इसका होता है, फिर उससे कम इसका होता है। तो इसका -I इफेक्ट, इसका जो -I इफेक्ट है वो ज्यादा है, इसका -I इफेक्ट थोड़ा कम है और इसका -I इफेक्ट सबसे कम है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये साइज भी अलग अलग बना दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसमें ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ के जो है ना सारे इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, क्योंकि हमारा पर्पस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करना है, ठीक है। और फिर भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है कि वही चीजें यहाँ वापस रिपीट होगी, तो हम डायरेक्ट, मेरा पर्पस ये है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व जल्दी होने चाहिए। फिर देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो अब अगर मैं जैसे ये है बेटा, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया, इसको हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। और ये हो गया हमारा मेलोनिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक मेलोनिक एसिड, और ये है हमारा सक्सेनिक एसिड, ये है हमारा सक्सेनिक एसिड। तो अब क्या हो जाता है यहां पर एक तरह से इसका -I, अब क्या होगा, यहां पर ये दो COOH ग्रुप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके दो आयोनाइजेशन हो गए, फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकंड। तो पहले मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन को डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट आयोनाइजेशन में क्या है, ये ग्रुप इसको -I दे रहा है, यानी ये एक दूसरे की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये दोनों एक दूसरे की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और डायरेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, और ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है, यानी ये दोनों COOH एक दूसरे की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस की वजह से इस COOH का इफेक्ट यहां कम पहुंचेगा और इस COOH का इफेक्ट यहां कम पहुंचेगा इसके कंपेरिजन में। और यहां पर तो ये ट्रेवल करके यहां तक आएगा और इधर से ये वाला ट्रेवल करके यहां तक जाएगा,
तो इस केस में दोनों COOH एक दूसरे की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अपने -I इफेक्ट से, पर यहां पर दोनों COOH ग्रुप एक दूसरे की एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे क्योंकि डायरेक्ट जुड़े हुए हैं या डिस्टेंस की वजह से एक इन COOH का -I इफेक्ट एक दूसरे पे कम पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा, इनका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, यानी ये हो गया इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। लेफ्ट राइट चलेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इनकी डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके कंपैरिजन में, मेलोनिक एसिड के, और मेलोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है सक्सेनिक एसिड के कंपैरिजन में। अब अगर हम इनके फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन को डिस्कस करें, फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन को डिस्कस करें तो फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये COOH, अब जब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन हो जाएगा तो बन जाएगा COO माइनस COOH, ठीक है। तो COO माइनस NCOOH, तो ये 1H प्लस आयन लिख गया। अब और इसको बोलेंगे Ka1। Ka1 का मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। Ka1 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। उसके बाद सेकंड आयोनाइज होगा, तो अब सेकंड आयोनाइजेशन में क्या हो जाएगा, सेकंड आयोनाइजेशन के अंदर ये Ka2 होगा और ये वाला H प्लस आयन रिलीज होगा। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, जो फर्स्ट, अब यहां पर क्या हो गया, ये और ये दोनों एक दूसरे की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई जो हम बात कर चुके हैं। अब यहां पर क्या हो गया, इस पे COO माइनस आ गया, तो इस पे COO माइनस आ गया, तो इस अब COOH का तो -I इफेक्ट होता है और इसका इफेक्ट होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो होता है प्लस। तो अब ये इस पे +I इफेक्ट देगा क्योंकि ये +I ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, तो ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। इसीलिए जो डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होगा उसका Ka1 ज्यादा होगा और Ka2 कम होगा, या यूं बोलो pKa1 लेस देन pKa2, क्योंकि एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Ka और pKb। Ka और pKa एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, यानी ये जो न्यूट्रल ऑक्जेलिक एसिड है ये ज्यादा एसिडिक है और ये वाला जो है जिसपे एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये लेस एसिडिक हो गया। और इसी तरह से अगर ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड हो, ठीक है, इसी तरह से जैसे मैं ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, तो सिट्रिक एसिड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बेटा सिट्रिक एसिड है। ये सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज इनमें होता है, आंवले में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सिट्रिक एसिड है। तो सिट्रिक एसिड के 3 आयोनाइजेशन होंगे, सिट्रिक एसिड के क्या होंगे, 3 आयोनाइजेशन होंगे, और इसमें से इसका भी पहले H प्लस निकलेगा Ka1 और फिर Ka2 और फिर Ka3, 3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट होते हैं इसके भी, और इनका भी सीक्वेंस यही आएगा, ठीक है। अगर इसमें से ये पूछा जाए आपको C1, C2, C3, ठीक है, तो इसमें जो ये वाला COOH है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लास्ट में H प्लस आयन किसका निकलेगा तो बीच वाले का निकलेगा, क्योंकि ये जो OH है वो +M इफेक्ट शो करता है, ये जो OH है वो +M इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये COOH ग्रुप जो होता है, ये जो COOH है ये सबसे लास्ट में अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा, ठीक है। पर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, तो यही पूछेंगे कि इसके 3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट है तो कौन सा ज्यादा है। अच्छा, अगर हम आगे बात करें तो ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक एसिड। अब इसके अंदर एक और क्लियर डिस्कस करना चाहता हूं मैं, ये वाला ले लेते हैं। अब जब एक मिनट, CH3 CH2 COOH, R की जगह वैल्यू ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH और HC ट्रिपल बॉन्ड COOH। अब ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें देख लो, यहां पर
ये दोनों sp3 कार्बन है, और यहां पर ये दोनों sp2 कार्बन है, और यहां दोनों sp और sp कार्बन है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 50% एस कैरेक्टर आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसका जो इसके ऊपर इफेक्ट है वो प्लस आई है, इसका इसके ऊपर माइनस आई है, इसका इसके ऊपर माइनस आई है, ये ध्यान रखना बेटा। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी sp2 कार्बन से sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ COOH लेस एसिडिक होगा, क्योंकि sp3 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होता है और sp3 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 का बढ़ा और sp का और बढ़ा। हम ये सारे कंसेप्ट प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं भी डायरेक्ट चल रहा हूं। फिर देखो एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये होता है मेलेइक एसिड, ये होता है मेलेइक एसिड, इसको बोलते हैं हम मेलेइक एसिड। इसमें भी ये जो मेलेइक एसिड है इसके भी 2 आयोनाइजेशन होंगे, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा सेकंड आयोनाइजेशन को लेके। तो इसका Ka1 और इसका Ka1, ये Ka2 मेलेइक एसिड का। अब ये तो फिक्स है कि हमेशा किसी एक एसिड का फर्स्ट वाला ज्यादा होगा सेकंड से। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा एसिड है हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड। जो फ्यूमेरिक एसिड है वो, जो फ्यूमेरिक एसिड है वो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है किसका, ये सिस और ट्रांस आइसोमर है एक दूसरे के, क्योंकि COOH एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, COOH एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये फ्यूमेरिक एसिड मैं वापस लिख रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल मेरे को सीध में लिखना है। और अब यहां पर ध्यान देना, तो ये इसका Ka1 है। अब इसी तरह से इसके भी 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट होंगे, COO माइनस एंड COOH, सॉरी बेटा ये उधर आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ये COO माइनस और ये इसका K2। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा अब इसका यहां पर ये ब्लू वाला जो है वो इसका Ka1 है, ब्लू वाला। अब हम मेलेइक एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट रेड कलर से शो किए हुए हैं और फ्यूमेरिक एसिड के ब्लू कलर से शो किए हुए हैं। अब क्या होता है बेसिकली, यहां पर जैसे ही मेलिक एसिड का फर्स्ट आयोनाइजेशन होता है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, या हाइड्रोजन है, और यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है, यानी मेलिक एसिड के फर्स्ट आयोनाइजेशन के बाद जो आयन बन रहा है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फ्यूमेरिक एसिड के फर्स्ट आयोनाइजेशन के बाद बस इसमें किसी भी तरह की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये वाला है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये वाला है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से इस COO माइनस ने स्टेबिलिटी गेन कर ली। इसने क्या गेन कर ली,
स्टेबिलिटी गेन कर ली। मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अब ए वाला आयन जल्दी बनेगा कि बी वाला आयन जल्दी बनेगा? मैं इसको ए कह रहा हूं और इसको बी कह रहा हूं, ठीक है। तो ए वाला आयन जल्दी बनेगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ये आयन बनने के बाद, H+ आयन निकलने के बाद, ठीक है ना, यहां पर ये H+ आयन रिलीज होने के बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई है। कुछ स्टूडेंट मेरे प्रीवियस क्लास से कंफ्यूज कर देते हैं कि सर वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई थी। हाँ, क्योंकि उसके अंदर H+ आयन निकला नहीं था, उससे पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें इनिशियली न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ही अवेलेबल थी। यहाँ वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब H+ आयन देता है तो ये नेगेटिव आयन इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। तो A इज मोर स्टेबल देन B। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में से A आयन ज्यादा फास्ट बनेगा कि B आयन ज्यादा फास्ट बनेगा? तो A आयन ज्यादा फास्ट बनेगा, यानी Ka1 रेड वाला, यानी मैलिक एसिड का Ka1 ज्यादा बड़ा होगा फ्यूमेरिक एसिड के Ka1 से। यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन में तो क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है फ्यूमेरिक एसिड के कंपैरिजन में। ये बहुत यूनिक एग्जांपल है बेटा। अब सेकंड केस में क्या हो गया, सेकंड केस में उल्टा हो गया। अब ये दोनों COO- आमने सामने आ गए। एक तो दोनों आमने सामने आने से क्या हुआ, और दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो या स्टेरिक स्ट्रेन के साथ साथ रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। यहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है, यहां पर रिपल्शन चालू हो जाता है, यानी यहां पर ये क्या चालू हुआ, रिपल्शन फोर्स चालू हो गया, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। तो अगर मैं इसको अब C बोलूं और इसको D बोलूं, ठीक है, तो C में देखो आप, C में दोनों COO- आमने सामने होने की वजह से स्टेरिक स्ट्रेन के साथ साथ इनमें दोनों में नेगेटिव चार्ज आमने सामने आने से रिपल्शन हो गया। तो अब A C में मुश्किल से कन्वर्ट होगा, जबकि यहां पर दोनों COO- ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक तो सिमेट्री आ गई, स्टेबिलिटी आ गई और इनमें रिपल्शन कम हो गया। तो अब अगर आपको C और D में से पूछे कौन सा नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे D इज मोर स्टेबल। तो B से D ज्यादा फास्ट बनेगा एज कंपेयर टू A से C। A से C स्लो बनेगा, B से D फास्ट बनेगा, क्योंकि D इज मोर स्टेबल देन C। तो इस वजह से D जल्दी बन जाएगा। तो अब ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट मैलिक एसिड का ज्यादा होता है फ्यूमेरिक एसिड से, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होता है किससे, मैलिक एसिड से। ये एक यूनिक क्वेश्चन है जहां बच्चे बहुत बार अटक जाते हैं, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां बात करूं, ये होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा ध्यान रखो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि एलिफेटिक के अंदर इसमें ऑल कार्बन क्या है, ऑल कार्बन sp3 है, और यहां अगर एरोमेटिक रिंग है तो ऑल कार्बन sp2 है। तो एराइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होता है। एराइल मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है, मतलब मैं इसके लिए इस तरह से ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक एसिड, क्योंकि इनका जो है एक तरह से माइनस आई इफेक्ट इन पे काम करता है, और जबकि इस पर ये प्लस आई इफेक्ट इन पे काम करता है। अब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब जैसे इसमें एक यूनिक चीज है। हाँ, पहले रुक जाओ, पहले सिंपल एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे बेंजोइक एसिड है और मैंने यहां एक नाइट्रो लगा दिया, तो ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा। सीधा ये माइनस आई माइनस एन इफेक्ट रखता है। और अगर मैंने इसमें ये एग्जांपल ले लिया COOH
और COOH OCH3, ये COOH कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया और ये COOH और यहां CHO लगा दिया और मैंने इसको ABCD कह दिया, मैंने इसको ABCD कह दिया। तो अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को हम अगर डिस्कस करें तो B के अंदर ये जो ग्रुप है ये +N ग्रुप है या +R है और ये +I है। तो हमेशा किसकी औकात ज्यादा होती है? इंडक्टिव इफेक्ट मैंने कहा था ना, माइल्ड इफेक्ट है, रेजोनेंस एग्रेसिव इफेक्ट है, ठीक है। तो ये एग्रेसिवली की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, ये माइल्ड तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक तो ये होना ही है, ठीक है। और अब अगर मैं ये CHO की बात करूं तो CHO तो -I भी है और -M भी है या -R भी है। तो ये CHO इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी इससे ये ज्यादा हो जाएगा। और इसमें ये दोनों अब इसमें अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बना लूं तो सीधा सा है, ऐसे 4 सर्कल कर दिया करो जिसे मैं कर रहा हूं। सबसे वीक एसिड है वो कौन सा है? वो है B, उसके बाद C, क्योंकि B और C में ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, B और C में ऐसे ग्रुप लगाए हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। D में ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। बाकी कौन बच गया? A, तो A आ जाएगा, ठीक है। A अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, न तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाला ग्रुप है नहीं कम करने वाला, जो है वो है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा। अब यहां पर एक यूनिक चीज, यहां पर एक आता है ऑर्थो इफेक्ट। अब इस ऑर्थो इफेक्ट को हम डिटेल में लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस है क्वेश्चन सोल्व करना। तो ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट के लिए आप ये याद रख लो, ये यूनिक कंसेप्ट है जो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड पे एप्लीकेबल होता है। ओनली एप्लीकेबल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की बात कर रहा हूं, बेस की नहीं, ठीक है। यहां पर मैं बड़े बड़े अक्षरों से लिख देता हूं, ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, whether the substitute is electron withdrawing or electron donating। यानी देखो मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्थो इफेक्ट क्या है, बस ये रट लो, याद कर लो कि सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक होंगे बाकी सबसे। कैसे? मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब वो स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस है, ठीक है ना, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस है, जिसको सर इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन इसको डिटेल में अभी पढ़ने से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा काम वैसे ही सीधा चल रहा है। तो देखो मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। तो ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना, ये हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, किससे? बेंजोइक एसिड से, यस, ठीक है। एक मिनट मैं लिख लूं थोड़ा सा। तो
मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, पेशेंस रखो। 3-4 एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा तो बात समझ में आ जाती है। जिन स्टूडेंट में पेशेंस है वो विनर है। अब क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दिया। अब मैंने इसलिए यहां रेड स्फीयर कर दिया कि ये ग्रुप कोई भी हो सकता है। प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। और अब ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है वो ये वाले भी है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको इन दोनों में से मोर एसिडिक पूछे तो कौन, ये वाला। इन दोनों में मोर एसिडिक पूछे तो कौन, ये वाला। इन दोनों में मोर एसिडिक पूछे तो कौन, ये वाला। तो हमेशा अब इन तीनों की आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कंसेप्ट से निकालेंगे। अब इन तीनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ कंसेप्ट से निकालेंगे। तो जब भी हमको ऑर्डर बनाने को आ जाए, तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड को सबसे हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पॉइंट पर रख दो, बाकी इन तीनों को कंपेयर करो। और इसमें से भी मैं क्लियर कर दूं, जो पेरा वाला है, पेरा पोजीशन पर जब रहेगा तो पेरा पोजीशन वाला जनरली ज्यादा या तो एसिडिक हो जाएगा या लेस एसिडिक हो जाएगा। कैसे, अगर ये वाला ग्रुप, ठीक है, अब मैं इन दोनों में कंपेयर कर लेता हूं। चलो एक और बढ़िया चीज बता देता हूं। अब देखो COOH, ये बहुत यूनिक ट्रिक है बेटा। इसको करने से आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व होंगे, जो अभी बता रहा हूं। बस इसको याद रख लो, तो आपको ज्यादा भेजा पट्टी करने की जरूरत ही नहीं है, आपके आंसर फास्ट निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसको आप याद रख लो। ठीक है, ये देखो, अब अगर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, और ये ले लो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी -I। और फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में केवल क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बार बार इसलिए बोल रहा हूं, बार बार सुनोगे तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ये अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ये तो आप समझ गए ना, -I और -R है, और ये प्लस वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी +M वाले हैं। ठीक है, या +I वाले हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ये OH NH2 भी हो सकते हैं। अब आपको मालूम है, इतना पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, और इसकी जगह +R लिख लो, चल जाएगा, इसकी जगह -M लिखो, चल जाएगा, एक ही बात है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये जो दोनों है वो इस बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, यानी इससे तो ज्यादा एसिडिक है ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ये ज्यादा एसिड, अब ये दोनों ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, पेरा वाला। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, पेरा वाला, क्योंकि मेटा पर आपको मालूम है, मेटा जब डीलोकलाइजेशन होते हैं तो वो चार्जेस यहीं आते हैं। तो ऑर्थो और पेरा पर एक डायरेक्ट आमने सामने वाली भिड़ंत होती है। ऑर्थो और पेरा पर ज्यादा इफेक्ट होता है इन ग्रुप्स पर जो लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये वाला ग्रुप यहां पर भी होगा। ठीक है, तो अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगी जो देख रहे हो आप। ठीक है, बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक मेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला, और फिर पेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। और अब यहां पर क्या होगा,
अब ये तो कम करेंगे, देखो ये बढ़ा रहा है तो ज्यादा बढ़ाएगा, ये घटा रहा है तो ज्यादा घटाएगा, तो इसमें ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, इसमें ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो हमारे पास क्लियर आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा। तो अब हम इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है, आप कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक और बेसिक एसिडिक रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ में कभी भी डिफिट नहीं खाओगे बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं वापस बना रहा हूं, अब जैसे मैंने यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पर, ठीक है। और अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EW मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अब यहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। रुक जाओ बेटा 1 मिनट, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजोइक, ये सीक्वेंस बनेगा, इसमें हमेशा ये बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, CN हो सकता है, ठीक है। इवन देन क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है। NH3 प्लस हो सकता है। तो ये सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये NO2 है तो ये भी NO2 है, ये भी NO2 है। तो बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, नाइट्रोबेंजोइक एसिड से ज्यादा पैरा वाला होगा, और पैरा वाला से ज्यादा ऑर्थो होगा। ये तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब इसके अगर आपने ये की पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो बेंजोइक एसिड के चुटकियों में क्वेश्चन होंगे आपके। अब इसी तरह से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया, अगर मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया, तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ईडी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होना ही है, ठीक है। अब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है। मैंने क्या कहा, ये ऑर्थो इफेक्ट है, ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से है, ठीक है। ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, सबसे हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसी की होनी है। और बढ़िया है ना बेटा, आप तो कंफर्ट हो गए कि हमारे पास एक आंसर तो वैसे ही है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड। अब बाकी हमको 3 में दिमाग लगाना है, ठीक है। तो और तुमको खुश होना चाहिए। कुछ बच्चे नेगेटिव लेते हैं, अरे सर ये नया चीज आ गई, ये कैसे हो गया। नहीं बेटा, ऐसा सोचो ही मत, और खुश हो जाओ कि हमारा एक हेडेक तो खत्म कर दिया ऑर्थो इफेक्ट ने। अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर मैंने क्या कहा, ये वाला और फिर ये वाला, तो अब ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब वो कौन से होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, OH ग्रुप हो सकते हैं, NH2 हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन OR ग्रुप हो सकता है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बस आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हैं, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हैं इससे। तो एक बार अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और ये माइंड में सेट हो गया और है वही, तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर है तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, ठीक है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को ये क्या करते हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जब पैरा पे होगा तो इनका इफेक्ट जोरदार होता है, ठीक है ना। ये नुकसान भी ज्यादा करते हैं और प्रॉफिट भी ज्यादा करते हैं। ये इक्विटी है बेटा, ठीक है ना। एक होता है ना शेयर मार्केट में इक्विटी फंड होते हैं और दूसरे डेट फंड होते हैं। तो इक्विटी फंड प्रॉफिट भी देते हैं तो बढ़िया वाला देते हैं, और नुकसान भी देते हैं, लॉस भी देते हैं तो बढ़िया वाला देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, सॉरी ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएंगे। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा घटाते हैं, ठीक है, ये वाले। तो पैरा पोजीशन पे ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा घटाएगा एज कंपेयर टू मेटा के कंपैरिजन में। और यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक। तो ये पैरा पे ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कौन ज्यादा इंक्रीज करेगा, ये करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज क्लियर रखो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सेल्फ ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास मेरी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन रहेगा, जिसमें मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और उन क्वेश्चंस को अभी मैं डिस्प्ले कर देता हूं, तो एक बार आप खुद भी ट्राई करो। ये वाला, एक मिनट, चलो ये वाला क्वेश्चन मैंने एक फैक्ट क्वेश्चन भी मान सकता हूं मैं, कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ एक बार देख ही लो आप, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बार कंफ्यूज कर देता है। तो देखो इसमें कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। उससे कम वाटर है, उससे कम अल्कोहल है, ये तीन तो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, और ये एल्केन है, ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन कहां होते हैं एसिडिक। स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है, कि इन दोनों में वो कंफ्यूजन आ जाता है। तो देखो इसको आप याद ही रख लो कि यहां पर वैसे तो कार्बन, ये sp कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो आपको मालूम है sp कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक होती है। 11th में भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में कि टर्मिनल कार्बन sp, ये sp कार्बन है तो sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, ये sp कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो sp कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं उनमें थोड़ा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक। तो सीक्वेंस ये बन जाता है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, बच्चे केवल यहीं पर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो बेटा, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो इसका सीक्वेंस ये रहता है। ये मैंने इसलिए अपनी स्लाइड में पहले ही रखा था कि भूल जाता हूं बहुत बार बताना मैं भी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने बहुत इजी है। ये ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सेनिक एसिड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, तो आपको इनको रिलेटिव इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बनाना है। इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसमें भी, जिसमें भी आपको अच्छा लगे बना लेना। तो ये क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं, आप उससे पहले करके रखना, वीडियो को पॉज करते जाना और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, या स्क्रीन शॉट खींच के और दनादन एक बार कर लेना ये सारे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, स्लाइड्स पे आ रहे हैं आपके पास सामने, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। अब इसमें ये हो गया, ध्यान रखना ना, इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं, इसको सेकंड कह रहा हूं, इसको थर्ड कह रहा हूं, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बना लो आप सबकी। तो इस तरह से जो सीक्वेंस है वही चलने देना। और फिर ये वाला है, ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अगर आप करते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कुछ नए कंसेप्ट भी क्लियर होंगे इसमें।
तो ठीक है, हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।